हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन IAS PCS। हमने आपको बताया था कि हम एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत आपको फ्री इनिशिएटिव होगा डेली आंसर राइटिंग का। तो आज ये डे 2 है और मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो, हमें कैसे सबमिट कर सकते हो। तो मैंने एक ईमेल आईडी आपको बताई थी asked2missionias@gmail.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने आंसर भेज सकते हो। मैं आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट करूँगा और आपको 1-2 दिन में लिखनी है एंड अल्टीमेटली सबमिट करनी है एंड अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन की आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एंड मैं आपको आंसर रिव्यू करके 1-2 दिन में दे दूँगा। दीज आर ऑल फ्री इनिशिएटिव एंड अल्टीमेटली यू शुड यूटिलाइज ऑल दीज एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा। मैक्सिमम 10 आंसर्स इवेलुएट किए जाएंगे। तो आप अपने आंसर लिख के जितनी जल्दी हो सके आप भेज सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको नियम भी बताया था, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, ओल्ड सेइंग बट ऑलवेज ट्रू, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करना है तो यू फर्स्ट नीड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड देन इट विल गोइंग टू इम्प्रूव ओवर द टाइम, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट एंड यू शुड रिलाई ऑन दिस कोट। तो आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो पॉलिटी का ही है एंड आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा और कोशिश की जाएगी कि 10 मिनट के अंतर्गत इस क्वेश्चन का पूरा कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कवर कर लिया जाए। तो क्वेश्चन आप देखो, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। तो बेसिकली ये जो आपका FPTP है यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ये सब बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट कराने की एक प्रक्रिया है, सिस्टम है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होंगी बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स होती हैं जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलती है, ठीक है। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। जैसे हमारे देश में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से ही होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द प्रेसिडेंशियल टॉपिक एंड वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, वी विल फर्स्ट लुक एट द अप्रोच हाउ टू राइट द आंसर। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको अप्रोच बताया है। सबसे पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा, ब्रीफली जानकारी देनी पड़ेगी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, ब्रीफ इंट्रो 1 लाइनर, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंसेस बताना है बिटवीन बोथ द इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन का डिमांड यही है, ठीक है। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड अल्टीमेटली मेरिट एंड डिमेरिट्स लिखनी है। तो मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अगर FPTP को, तो वहीं पर मैंने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिख दिए। साथ ही साथ मैं PR को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या फिर डिस्कस कर रहा हूँ तो वहीं पर मैं इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स लिख दिए, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो देख लो मैंने 1 लाइनर इंट्रोडक्शन दिया है कि कोई भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो, इलेक्शंस कंडक्ट कराने की 2 मेथड हो सकती हैं, है ना, जिसके माध्यम से जो कैंडिडेट है वो विनिंग कैटेगरी के रूप में डिसाइड किया जा सकता है। एक है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP जिसको हम कहते हैं, दूसरा है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। तो FPTP जो सिस्टम है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को जस्ट 1 वोट ज़्यादा लाने पड़ते हैं दैन द रनर कैंडिडेट। यानी कि मान के चलो कि एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पर अल्टीमेटली इलेक्शन होने हैं एंड टोटल आपका 50 वोट्स पड़ा है। तो एक कैंडिडेट को अगर 24 वोट्स मिले हैं और दूसरे कैंडिडेट को अगर 26 वोट मिले हैं तो अल्टीमेटली ये जो 26 वोट लाया है ना, ये जीत जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये सिस्टम चलता है कि बस 1 वोट ज़्यादा लाना है, अल्टीमेटली कैंडिडेट जीत जाएगा। हमारे इंडिया में यही सिस्टम है। लोकसभा इलेक्शन की बात कर लो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात कर लो, देयर आर न्यूमरस कंस्टिट्यूंसी जो डिमार्केट की गई हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अपनी कंस्टिट्यूंसी है या फिर आपका लोकसभा का अपना कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है। एंड वहाँ पर जो प्रोपोर्शन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड से इलेक्शन होता है, तो कोई भी कैंडिडेट अगर 1 वोट अपने रनर अप कैंडिडेट से ज़्यादा ले आता है तो वो सीट जीत लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है।
ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा। एंड जबकि FPTP जो होता है आपका, यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट लाने पड़ते हैं टू विन द इलेक्शन, यानी कि 50% + 1 वोट्स लाना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं बेसिक डिफरेंसेस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो, पहली बात हम FPTP के बारे में जानेंगे। तो FPTP में क्या होता है, इंटायर कंट्री को हम स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं कंस्टिट्यूंसी में। ये आप जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स देखते हो या फिर लोकसभा के सीट्स देखते हो, ये कंस्टिट्यूंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ईच कंस्टिट्यूंसी है जो 1 सीट, एंड यहाँ पर देख सकते हो, और 1 सीट है तो जाहिर सी बात है वहाँ से एक ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, बाकी सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो लूज कर जाएंगे, हार जाएंगे। तो ये बातें होती है। साथ ही साथ जो वोटर होते हैं वो कैंडिडेट के लिए भी वोट करते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो दैट्स वाई देख सकते हो आप कि डिस्पाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका BJP है, लेकिन बहुत सारे लोकसभा के सीट्स ऐसे हैं जो नॉन BJP सीट्स हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर नॉन BJP कैंडिडेट ने जीता है। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट के रूप में भी वोटर वोट करते हैं, किसी कैंडिडेट को जिताना हो तो वो भी हो सकता है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर भी वोट करते हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट ए पार्टी मे गेट मोर सीट्स दैन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। इसको समझने के लिए बेसिकली मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप जो इलेक्शन कंडक्ट हुई थी 2019 की इंडियन जनरल इलेक्शन, यहाँ पर आप देखो टोटल जो वोटिंग टर्नआउट हुई थी वो 67.40% थे, टोटल वोट्स जो दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसको 303 सीट्स मिले थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 303 सीट्स मिली थी, एंड टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना मिला था, ओनली 37.36%, यानी कि 50% से बहुत कम। और यहीं पर आप देखो जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पर इनको जो टोटल वोट मिला 19.49% मिला था, ठीक है, लेकिन सीट्स कितनी मिली, 52 सीट्स। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है आपका कि जो पार्टी है वो उसको ज़्यादा सीट मिल सकती है देन द वोट्स, है ना, बिकॉज वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में, तो सारे वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन विनिंग तो सिर्फ इस ग्राउंड पर डिसाइड होती है कि कौन एक वोट ज़्यादा लेकर आता है, तो इसलिए हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये बातें हो गई। अब चलो मेरिट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, तो पहली बात तो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना आसान होता है, दैट्स वाई इसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हमारे देश में, बिकॉज देयर इज ए ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वलिटी एंड इलिटरेसी लेवल भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। साथ ही साथ वाइडर चॉइस हमें ये सिस्टम प्रोवाइड करता है वोटर्स को कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के तहत, एंड कंपटीशन भी प्रमोट होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कैसे ग्रेटर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बिकॉज हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी चांस देते हैं कि आप भी कंटेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट हो सकते हो। एंड साथ ही साथ स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, बिकॉज जो बड़ी पार्टी होंगी जो ज़्यादा सीट लेकर आएंगी वो बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है जनरली, मेजोरिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी स्मॉलर पार्टी है ना, जिनको वोट्स कम मिले हैं, परसेंटेज ऑफ सीट्स कम मिली है, हो सकता है उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, वहाँ पर आपका कोलिशन गवर्नमेंट बनने की चांसेस ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोलिशन गवर्नमेंट बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड फॉर प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी प्रमोट कैसे करते हैं, बिकॉज जो वोटर्स होंगे वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के परफॉर्मेंस को, बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है लेट्स से, तो हम समझ सकते हैं कि भाई साहब इसने क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं काम किया, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने भी वोट हासिल किया, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। तो ये हो गई डिमेरिट्स। बेसिकली आप देख सकते हो डिसप्रपोर्शनेट रिलेशन, कैसे, तो बेसिकली अगर कोई भी कैंडिडेट को जीतना है, बस एक सीट ज़्यादा, एक वोट ज़्यादा लाना है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब आपको 50% से ज़्यादा वोटिंग लाना है तभी जीतोगे, बस एक सीट लेकर, एक वोट लेकर आ जाओ तो जीत जाओगे। तो डिसप्रपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स एंड द सीट्स इट्स विंस। तो अभी हमने दिखाया भी कैसे डिसप्रपोर्शनेट था, 37% आई थिंक कि
वोट्स आए थे और बीजेपी को, एंड अल्टीमेटली 303 सीट्स जीता था। कितना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट रिलेशन है। एंड साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट, हाँ यहाँ पर आपका जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनता है तो इसके कारण जो स्मॉलर पार्टीज है ना, भले ही इन्होंने कैंडिडेट के रूप में कंटेस्ट किया होगा इलेक्शन को और कुछ वोट्स भी मिली होंगी, लेकिन उस वोट की वैल्यू ही नहीं रह जाती, बिकॉज अगर वो कैंडिडेट हार गया, उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हार गया तो फिर उसको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉलर पार्टीज फ्रॉम फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट एंड इट अनड्यूली अफेक्ट्स द वोटिंग बिहेवियर। तो वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है, बिकॉज मैनी टाइम वोटर्स उन कैंडिडेट को ज़्यादा वोट करने का प्रयास करता है जिनके विनिंग चांसेस ज़्यादा है, देयर बाय लीविंग द अदर एस्पेक्ट्स असाइड। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट्स है, वो भी खड़ा हुआ है इलेक्शन में, लेकिन कोई बार बार जीत रहा है वो कैंडिडेट, ठीक है, तो जो कैंडिडेट बार बार जीत रहा है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द हाईली एजुकेटेड पर्सन जो नया नया आया है इलेक्शन लड़ने का प्रयास कर रहा है इसमें। बिकॉज एक बार हार जाएगा तो इसको कोई भी वोटिंग शेयर नहीं मिलेगी, सीट का शेयर नहीं मिलेगा असेंबली में या फिर हाउस में। तो ये बातें हो जाती हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करेगा इलेक्शन तो हर पार्टी को सीट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द वोट्स दे अर्नड। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इंटायर कंट्री को सिंगल कंस्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज उस सिंगल कंस्टिट्यूंसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकती है एंड अल्टीमेटली जितने भी वोट्स आएंगे उस हिसाब से सीट्स उनको मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एंड मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूंसी, ये तो हमने बताया, तभी तो होगा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नाम से पता चल रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा, प्रोपोर्शनेट इन टर्म्स ऑफ द वोट्स द कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज हैड अर्नड। ठीक है, एंड यहाँ पर जो वोटर होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं एंड कैंडिडेट्स को जनरली कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड ईच पार्टी गेट सीट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी जिन्होंने कैंडिडेट के रूप में लड़ा है अल्टीमेटली वोट हासिल किया है, तो जितना प्रोपोर्शन ऑफ वोट उन्होंने हासिल किया है उतना उनको सीट उसी प्रोपोर्शन में मिल जाएंगी, है ना। तो अगर 40% वोट उन्होंने हासिल किया तो 40% सीट्स मिल जाएंगे, ये सिस्टम चलता है। तो मेरिट क्या है, तो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए सबको कुछ ना कुछ सीट्स मिली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, कोई डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो उन सबको रिप्रेजेंटेशन इस सिस्टम के तहत हो जाएगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सिस्टम, बिकॉज सबको वोटिंग शेयर मिल जाएगी, सीट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन साइज। एंड यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा बिकॉज इसमें आपका कोलिशन गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, और कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोटर्स। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट्स लाई है उसको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, डिफरेंट सेक्शंस या इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के कैंडिडेट को यहाँ पर सीट मिल सकता है। एंड यहाँ पर जो बाई इलेक्शन के चांसेस हम देखते हैं, आप देखते हो कि बार बार हर एक साल कुछ ना कुछ बाई इलेक्शन होते रहता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम के तहत आपका जो बाई इलेक्शन का चांस है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज अगर वैकेंसी होती भी है तो पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को, तो जाहिर सी बात है उसी सीट पर कंटिन्यूटी बन जाएगी एंड अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो डीमेरिट्स की बात करें तो देख सकते हो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है थोड़ा सा, बिकॉज वोटर्स को प्रेफरेंस देना पड़ता है ना, प्रेफरेंस के रूप में कि भाई साहब इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, तो प्रेफरेंस के रूप में टू ऑल द कंटेंडर्स वाइल वोटिंग। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और कहीं ना कहीं हमारे देश में लिटरेसी ज़्यादा है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सिस्टम से कभी हम लोग अवगत रहे नहीं हैं, तो दैट्स वाई इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसिडरेशन चल रही थी कि इसको क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन चूँकि हम अनजान थे इसलिए इसको जनरल लेवल पर जनरल इलेक्शन पर लाया नहीं गया। एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर पहले से रही हो वहाँ पर अगर हम कोई न्यू इलेक्टोरल सिस्टम लाएंगे तो सूटेबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, आप समझ सकते हो। हर एक आइडियोलॉजी को एक गवर्नमेंट के अंदर पिरोना वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि कोई बिल होगी किसी पर सहमति होगी किसी पर नहीं होगी तो पास ही नहीं हो सकेगी।
ठीक है। एंड इट एलिमिनेट्स कॉन्टेक्ट्स बिटवीन वोटर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, बिकॉज यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज की सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये हो गया। अब कंक्लूजन की बात करें तो देख सकते हो एट प्रेजेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है एंड ये सूट भी करता है इंडिया को इफ़ यू कंसिडर द पॉपुलेशन साइज, एजुकेशन लेवल एंड द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। इतनी सारी डाइवर्सिटी, अब हम पीआर लेकर आएंगे तो सारे डाइवर्सिटी को हमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और कोई बिल पास भी नहीं होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। होप यू लाइक इट एंड अगर आपको अच्छी लग रही है ये सीरीज या इनिशिएटिव तो आप कमेंट शेयर कर सकते हो। आप अपने आंसर लिखना मत भूलें, वो जो मैंने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड की। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।